हम सभी को पता है, एक अच्छी एजुकेशन ना केवल व्यक्ति का विकास करती है, समाज का विकास करती है, देश का विकास करती है, बल्कि जो सोशल एविल्स होते हैं, सामाजिक जो भेदभाव हैं, चाहे धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करें, चाहे जाति के आधार पर बात करें, चाहे वर्ग के आधार पर बात करें, चाहे लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसकी बात करें, इसको खत्म करती है, इसको कम करती है। तो किसी भी सोसाइटी को आगे ले जाने में, उसके विकास में एजुकेशन, शिक्षा का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एजुकेशन के थ्रू एक और हम बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक भेदभाव है इसको खत्म किया जा रहा है, तो दूसरी ओर धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करें, जाति के आधार पर भेदभाव की बात करें, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव की बात करें, ठीक है, या वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर भेदभाव की बात करें, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से भी एजुकेशन के थ्रू जो बच्चे स्कूल में जाके जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके थ्रू भी जो ये सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, सोशल जो एविल्स की बात करते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव की बात करते हैं, इसको एजुकेशन के थ्रू किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे, समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण क्या है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और वर्ग, क्लास के आधार पर हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन को किस तरह से एजुकेशन के थ्रू बढ़ावा मिल रहा है। और लास्ट में हम जानेंगे कि इस मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण को एजुकेशन के थ्रू किस तरह से इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। प्रभुत्व और हाशिए की चुनौतियों को पुनः प्रस्तुत करने में शिक्षा की भूमिका। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक और जहां एजुकेशन के थ्रू जो सोशल एविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि एजुकेशन के थ्रू ही इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं जो ये सोशल एविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन के रोल की हम बात करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन मार्जिनलाइजेशन को खत्म करने की भी एजुकेशन के थ्रू कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू इन चीजों को और बढ़ावा भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, हाशियाकरण क्या होता है, ठीक है, तो देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है मार्जिनलाइजेशन मतलब मार्जिन पर किसी को कर देना, किसी को बिल्कुल किनारे कर देना। इट मीन्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम और टू बी लेफ्ट ऑन द साइडलाइंस। कि इसका क्या मतलब है, मुख्य धारा से अलग रह जाना या किनारे पर रह जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेन स्ट्रीम क्या होती है, मुख्य धारा क्या होती है। तो हम किसी भी सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, एक डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ सब आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे एजुकेशन लेते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो भी राइट्स मिल रहे हैं, लोग उसको यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फैसिलिटीज मिल रही है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो इस तरह के जो लोग हैं हमारे बीच में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे अलग थलग रहते हैं। आप अक्सर रोड पे आते जाते हुए ट्रैफिक रेड लाइट पे देखो, कुछ बच्चे हैं, लोग दिख जाएंगे आपको, ठीक है, पैसा मांगते हुए, ठीक है। तो इस तरह के अगर लोग आप इनको ध्यान से देखेंगे तो हमारे बीच में ही है, लेकिन बिल्कुल हम सबसे अलग हैं। जिस तरह से उस सोसाइटी में रहकर हम गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज हैं हम उसको यूज कर पा रहे हैं, वो लोग उन चीजों को उतना यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, मार्जिनलाइज, ठीक है।
तो इट इज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सम पीपल और ग्रुप इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और बीइंग लेस पार्टिसिपेंट इन द मेन स्ट्रीम, कि कुछ लोगों अथवा समूह का समाज के विकास में शामिल ही ना होना या मुख्य धारा में कम भागीदार होना ही हाशियाकरण है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिन पर कर देना, ठीक है, लोगों को बिल्कुल साइड कर देना। जो भी सोसाइटी में बाकी के लोग जो भी फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं ले रहे हैं, सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसा भी है उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही। रीजन हो सकता है कास्ट बेस्ड, हो सकता है उनके क्लास के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, ठीक है, आधार पर उनको बिल्कुल सोसाइटी में अलग थलग कर दिया है। ठीक है, तो ये सब रिलीजन हो सकता है। तो मार्जिनाइजेशन का मतलब है बिल्कुल अलग थलग हो जाना, कर देना। ठीक है, इट इज द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और लीगली, कि ये लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से बहिष्कार कर देना है। अगर हम सोशली की बात करें तो चाहे कास्ट बेस, ठीक है, कल्चर बेस, रिलीजन बेस, जब हम किसी को अपने से अलग थलग कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली की हम बात करें तो आजकल हम देखते हैं अमीरी गरीबी, जो जिसके पास पैसा है उसको हर कोई पूछता है, और जिसके पास पैसा नहीं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, हम देखते हैं उनका, चाहे सोशली देखते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं, लीगली देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिकली भी देखते हैं कि बिल्कुल लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। एक और आप देखोगे कोई वीआईपी एरिया है तो वहां पे हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन अगर कहीं पे गरीब लोग ज्यादा रहते हैं तो ना पानी की, ना सड़क की, किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको बिल्कुल अलग थलग ही उस एरिया को कर दिया जाता है। तो सोशली भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और लीगली, जब कानूनी रूप से, ठीक है, या राजनीतिक रूप से किसी को अलग थलग कर दिया जाए। जैसे हम देखते हैं रिफ्यूजी लोग हैं, ठीक है, इस तरह के लोग, और जैसे ट्राइबल हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको बाकी उस सोसाइटी में जो और लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो इट इज द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल, कि लोगों को अलग थलग कर देना, किस आधार पर? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और लीगली। ठीक है, being left out of the mainstream, marginalized people remain poor and they are unable to make full use of resources और अपॉर्चुनिटी, कि सोसाइटी में चाहे उनके धर्म के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर, आर्थिक रूप से, जो हम कह सकते हैं कि पैसे के आधार पर, ठीक है, उनको जब सोसाइटी में बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है तो ये बेचारे गरीब ही रह जाते हैं, और जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसका सही से यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हम मार्जिनलाइज कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, एक घटना है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको मार्जिनलाइजेशन। ओके, इट लिमिट्स द अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स फॉर सर्वाइवल, कि ये जीवित रहने के लिए अवसरों और साधनों को सीमित करता है। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर दिस, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे लैंग्वेज हो सकती है, कस्टम हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, जेंडर, क्लास। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिससे लोगों को, सोसाइटी में कुछ लोगों को या ग्रुप को बिल्कुल जो बाकी के लोग हैं उनको बिल्कुल अपने से अलग थलग मानते हैं, अपने से अलग थलग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, कि रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनाइजेशन। रेफरेंस की बात करें तो क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, कि किस तरह से एजुकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं हम क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से किस तरह से एजुकेशन के थ्रू इनको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लास की बात करें, क्लास एंड एजुकेशन, वर्ग और शिक्षा, तो आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है, तो at the present the quality of education received by the student depends on the type of school they attend, what facilities they get। कि अगर हम आज के टाइम में बात करें तो एजुकेशन की क्वालिटी, ठीक है, या बच्चों का स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट में भी लो बजट वाला प्राइवेट है या हाई बजट वाला प्राइवेट है, किस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल में पढ़ना भी बच्चों के लिए एक स्टेटस सिंबल है कि कौन किस ब्रांड की स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई इतना नहीं पूछता, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से आपको जाना जाता है, आपको माना जाता है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर माने तो अगर कोई सरकारी स्कूल में जाता तो कहते हैं भाई गरीब है, पैसा नहीं इसके पास। और कोई बड़े से प्राइवेट स्कूल में जाता कहते हैं इसके पास बहुत पैसा है, इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं स्कूल के आधार पर भी इस तरह का हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कि सरकारी स्कूल को देखें तो अलग थलग कर दिया जाता है, और प्राइवेट स्कूल को हम देखें तो ज्यादा वैल्यूज दी जाती है। आजकल अगर नेताओं को देखोगे, आप सरकारी ऑफिसर्स को देखोगे, जितने भी सरकारी स्कूल का बखान कर ले लेकिन अपने बच्चों को भेजेंगे प्राइवेट स्कूल में, तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और वहीं अगर हम बात करें कास्ट बेस, ठीक है, कास्ट एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो अक्सर आप जो भी स्कूल्स की जो बुक्स होती हैं आप उसमें देखो, अगर अपर क्लास के लोगों को देखो, ठीक है, या अपर कास्ट के लोगों को देखो, तो उनको देखेंगे अच्छी ड्रेस में दिखाया जाता है। ठीक है, और वहीं अच्छी ड्रेस में अच्छे एरिया में दिखाया जाता है। और वही अगर आप जो लोअर कास्ट है उसको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फटे पुराने कपड़े, स्लम एरिया में इस तरह से उनकी पिक्चर दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे जब उसको पढ़ते हैं बुक को, तो उनको लगता है कि अच्छा, जो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके फटे कपड़े होते हैं, वो लोअर कास्ट के लोग होते हैं। और जो अच्छे कपड़े में होते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, वो अपर कास्ट के होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में भी वो पिक्चर स्टार्टिंग से घर कर जाती है कि अच्छा, फटे कपड़े हैं तो लोअर कास्ट है, और वैसे हैं तो है। तो ये भी देखते हैं हमें बुक्स से, इस तरह का बच्चों का माइंडसेट बन जाता है। और सेम अगर हम जेंडर की बात करें तो अक्सर आप बुक्स में देखेंगे तो मेल को, लड़कों को दिखाया जाता है बुक्स में। अगर फोटो इस तरह की होती है कि लड़कों को घर की बाहर की जो एक्टिविटीज है उसमें दिखाया जाता है, तो लड़कियों को घर के अंदर के कामकाज करते हुए दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही बुक्स के थ्रू और हम एक माइंडसेट बना दिया जाता है, स्टीरियोटाइप माइंडसेट, कि अच्छा, लड़कियां जो है घर के अंदर का काम करती हैं और लड़के घर के बाहर का जो भी चीज है वो करते हैं। तो बचपन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम रिलीजन की बात करें तो आप अक्सर बुक में देखिए, तो उसमें जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग अलग पोशाक दिखाई जाती है। हिंदू की अलग, मुस्लिम की अलग, सिख की अलग, जैन की अलग, बौद्ध की अलग, ईसाई की अलग। तो उसको देखते ही बच्चों के माइंड में आ जाता है, अच्छा, इस तरह का ड्रेस होगा तो ये मुस्लिम होगा, इस तरह का होगा तो हिंदू होगा, इस तरह का होगा सिख होगा, इस तरह का होगा ईसाई होगा, इस तरह का होगा बौद्ध होगा। तो मन में उनके पिक्चर बैठ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन के थ्रू डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं एजुकेशन का दूसरा एस्पेक्ट, कि किस तरह से एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, जो ये हाशियाई समूह है, जो मार्जिनाइज ग्रुप है, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इनकी जो गरीबी है या इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक और एजुकेशन कहीं ना कहीं इसको प्रमोट भी हो कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए भी एजुकेशन के थ्रू एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इस तरह के मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करते हैं, चाहे कास्ट बेस पर, चाहे क्लास बेस पर, चाहे लैंग्वेज बेस पर, चाहे रिलीजन बेस पर, पहले से ही इनका काफी शोषण किया जा रहा है। ठीक है, हमेशा इनको इग्नोर किया जा रहा है सोसाइटी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1947 में हमें फ्रीडम मिली, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी बनाई, ठीक है, अलग अलग कमीशन बनाए, और इसके थ्रू क्या कोशिश की गई, ताकि इस तरह का जो ग्रुप है उसको ऊपर लाया जाए, उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको अच्छा किया जाए, और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, चाहे सोशली देखते हैं, चाहे पॉलिटिकली देखते हैं, चाहे इकोनॉमिकली देखते हैं, ठीक है, चाहे लीगली देखते हैं, कि गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं इस तरह के ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सभी के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, स्टेशनरी मिलेगी, ठीक है, मिड डे मील सभी को फ्री में मिलेगा, स्कॉलरशिप सभी को फ्री में मिलेगी, ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके, और जो भी उनका स्टेटस है, ठीक है, जो भी उनकी स्किल है उसको डेवलप किया जा सके। इसके अलावा, ठीक है,
establishment of school buildings, balwadi and adult education center in remote areas and inaccessible areas. कि ऐसे एरिया, अगर हम आप शहर में देखोगे तो हर जगह स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाकों में देखोगे, हिली एरिया में देखोगे, वहां पे इस एक डिस्टेंस पे स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये कोशिश की गई है कि जगह जगह जहां पे भी एक पॉपुलेशन है वहां पे स्कूल, एजुकेशन सेंटर ओपन किए जाएं, ताकि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके। और एक अच्छी एजुकेशन आपको जमीन से सीधा आसमान तक लाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो गरीबी से आगे बढ़कर एजुकेशन की वजह से हाईएस्ट पोस्ट पर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए जगह जगह एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि सभी तक एजुकेशन पहुंच सके। टू डेवलप करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल इन ट्राइबल रिलीजनल लैंग्वेज। ठीक है, कि अगर हम बात करें चाहे रीजनल लैंग्वेज है या ट्राइबल एरिया में, तो आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 350 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो जो भी मटेरियल है उस लैंग्वेज में डेवलप किया जाए। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो स्टडी मटेरियल डेवलप किया जाए ताकि बच्चे इजीली सीख सकें। ठीक है, चीजों को जान सके, समझ सके। तो ये भी एफर्ट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में करिकुलम और स्टडी मटेरियल डेवलप किया जाए। इसके अलावा स्कॉलरशिप एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की भर्ती, अगर टीचर की हम रिक्रूटमेंट देखते हैं तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, इनके लिए भी अलग से कुछ सीटों में परसेंटेज होती है। तो इनको भी अवसर दिए जा रहे हैं ताकि ये भी आके टीचर बने और अच्छा करें। ठीक है, प्रोविजन ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज, तो कम रेट में हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि अगर मान लो कोई ट्राइबल है, कोई रिमोट एरिया में रहता है, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो शहर में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जब आते हैं जहां पे एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो वहां पे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए ताकि आके वहां पे रहकर एजुकेशन ले सकें बच्चे। टू ओपन स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज, के आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलना ताकि वहां के बच्चे भी एजुकेशन ले सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, और आज देखोगे कि हमारी जो प्रेसिडेंट जो बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी किससे संबंध रखते हैं, ट्राइबल एरिया से, लेकिन उनकी एजुकेशन की वजह से ही आज देखो कहां तक एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने वाली हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ओबीसी, इस तरह से कि जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए ताकि उन तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके, उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि किस तरह से, एक और हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है, ये जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पे, क्लास, जेंडर, इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ही इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन दूसरी साइड इन चीजों को खत्म करके इन लोगों को ऊपर लाने का प्रयास कर रही है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि एक कंट्री में अगर हर कोई पढ़ा लिखा होगा तो देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप सब जरूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।